दोस्तों नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रदीप प्रसन्न। आप सबका स्वागत है हिंदी की बिंदी चैनल पर। हिंदी भाषा, हिंदी व्याकरण, हिंदी साहित्य संबंधित तमाम तरह के तथ्यात्मक टॉपिकों की जानकारी हम इस चैनल के माध्यम से देते हैं। आइए आज नया टॉपिक कुछ सीखते हैं। विद्यार्थियों, आज की वीडियो हम बना रहे हैं कक्षा 12 के लिए हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के दूसरे पाठ आरोहण के संदर्भ में। आरोहण पाठ को आज हम पढ़ेंगे, आपके सामने उसे विश्लेषित करेंगे। जहाँ कहीं भी उसको समझने में दुविधा हो उसे समझाएंगे और इसके बाद वीडियो यदि बहुत लंबी हो गई तो हम सिर्फ इस पाठ को पठन तक ही सीमित रखेंगे और एक वीडियो आरोहण पाठ से संबंधित बनाएंगे दूसरी, जिसके अंदर आरोहण पाठ का सारांश आपको बताएंगे, लेखक का परिचय बताएंगे और साथ ही इन प्रश्नों के उत्तर संबंधित एक वीडियो बनाएंगे। तो इस तरह से 2 वीडियो लगभग बनेंगी ताकि आप ये पाठ बेहतर तरीके से आराम से समझ सकें। तो आइए हम शुरू करते हैं संजीव द्वारा लिखी गई कहानी आरोहण का पठन। वीडियो प्रारंभ करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है, यदि आपने हिंदी की बिंदी चैनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकॉन को जरूर दबाएं ताकि कोई वीडियो आप मिस न कर पाएं। आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। आरोहण का मतलब होता है चढ़ना, ऊपर की ओर चढ़ाई करना, और ये एक कहानी है पर्वतारोहण से संबंधित। बाकी हम शेष बातें करेंगे अगली वीडियो में, जब इस पाठ का सार बताएंगे, इसके महत्व को लेकर चर्चा करेंगे। तब बस उन्हें देवकुंड के स्टॉप पर उतारकर आगे बढ़ गई तो रूप सिंह की नज़र सबसे पहले अपने गांव की ओर उठ गई। पूरे 11 साल बाद लौट रहा था वह अपने गांव माही। एक अजीब किस्म की लाज, अपनत्व और झिझक उसे घेरने लगी थी। कोई उससे पूछे कि वह इतने साल कहाँ रहा या कि इतने सालों बाद लौटकर आया ही क्यों, तो वह क्या जवाब देगा। कोई खतों किताबत भी नहीं, पता नहीं कौन कहाँ हो कौन कहाँ। 11 साल कम भी तो नहीं होते। एक दिक्कत और थी, 11 साल बाद भी कोई मुकम्मिल सड़क न बन पाई थी माही के लिए। अकेले जाना होता तो अपने गांव के लिए क्या सड़क और क्या पगडंडी, मगर साथ कोई और हो तो सोचना पड़ता है कि अगला क्या सोचेगा। फिर साथ वाला भी कोई ऐसा वैसा नहीं, शेखर कपूर था। एक तो उसके गॉडफादर कपूर साहब का लड़का, दूसरे आईएएस ट्रेनी। अब ऐसे खासम खास मेहमान को पैदल पांव अपने गांव लिवाला जाना, अपनी और अपने गांव की तौहीन कराना ही तो हुआ न। एक व्यक्ति अपने गांव लौट रहा है और साथ में उसका कोई मित्र है। ये सहज स्वाभाविक बात है कि जब आप कभी किसी जगह पर अकेले जा रहे हो, कोई दिक्कत है तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन साथ दूसरा व्यक्ति हो तो थोड़ा सा आपको महसूस होता है कि यार नहीं, ये सुविधा होती, ऐसा होता तो बेहतर होता। तो वही परिस्थिति, वही मनोभाव इस तरह उसके मन में चल रहे हैं। शेखर अपने बाइनोकुलर से पहाड़ों और घाटियों को देखने में रमा हुआ था, मगर रूप आंखें बंद करके भी वह 15 किलोमीटर और 11 साल की दूरी से देख सकता था अपने गांव को। यह दीगर बात थी कि उसके और माही के बीच अभी कई पहाड़, कई नदियां और कई घाटियां थी। अर्थात कई नदियां, कई पहाड़, कई घाटियां पार करने के बाद ही उसका गांव आएगा माही। उसने अपने सामने किसी विशाल डायनासोर की तरह पसरे पहाड़ को देखा, फिर उसके पीछे की जर्द परतों को, जिन पर बादल और धुंध की फफूंदियां जड़ी हुई थी। यानी कि बादल पहाड़ के ऊपर ऐसे प्रतीत हो रहे थे
जैसे कि किसी भोजन के ऊपर जो बहुत दिन से रखा हो तो फफूंद जाए। उसके हिसाब से अभी वह 6,000 फीट की ऊंचाई पर था और यहाँ से 15 किलोमीटर चलकर 10,000 फीट की 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचना था उसे। उसने कलाई पर बंधी अपनी इम्पोर्टेंट घड़ी पर नजर गड़ाई। अभी सुबह के 10 बजे थे, मगर पैदल चलना तो मगर पैदल चलना हो तो शाम तो होनी ही होनी है। चाय का गिलास थामते हुए उसने आसपास एक उड़ती सी नज़र डाली और चाय वाले से पूछा, यहाँ कोई घोड़ा वोड़ा नहीं मिलता क्या? आप कने जाना छावा, आपको कहाँ जाना है? ये लोक भाषा, ग्रामीण भाषा है, जो किसी भी कहानी में यदि आ जाती है तो निश्चित रूप से उस कहानी का पुट ग्रामीण अंचल के लगाव को प्रदर्शित करता है। तो वही स्थिति है। माही सरगी से पहले का गांव। चाय वाला अपना सिर खुजलाने लगा, फिर जैसे खुद से दरियाफ्त करने लगा। हाँ, यहाँ से डाक बंगला और मशरूम सेंटर तक तो जाते हैं, लेकिन माही, तभी जैसे कुछ याद आया उसे। उसने आगे बढ़कर गुमसुम से बैठे 9-10 साल के एक लड़के को पुकारा, ओए महीप, ओ तुई वकी जाना छू, तू वहां जाएगा? अरे माही। लड़के ने, जो किसी बुजुर्ग की तरह पत्थर की सीढ़ियों पर अकेला बैठा हुआ था, अपनी उदासीन सी गर्दन फेरी मगर कुछ बोला नहीं। उड़े हुए नीले रंग की पहाड़ी पतलून और सलेटी स्वेटर में समेटी अपनी तमाम गंभीरता के बावजूद अपने सुंदर गोरे चेहरे की मासूमियत को अभी झटक नहीं पाया था वह। ये जा सकेगा भला? शेखर ने अपना संदेह प्रकट किया। शेखर ने सोचा, एक कम उम्र का बालक, और ये कैसे जा पाएगा? जाएगा साहब, कैसे नहीं जाएगा? यहाँ सवारियाँ मिलती कहाँ हैं? मिलती कहाँ हैं? आप लोग चले गए तो बैठ के मक्कई तो मारना है। घाट बड़ी घाट बटी झगड़ा करी के पैसा कमाना के वास्ते तो आई छो। यानी कि यहाँ इतनी जल्दी जल्दी सवारियाँ नहीं मिलती हैं, तो यहाँ बैठ करके मक्खी मारेगा, टाइम पास करेगा, उससे बेहतर है कि जाएगा, 2 पैसे कमाएगा। चाय वाले का अनुमान सही था। लड़का वहां से चुपचाप उठकर चला गया, मगर थोड़ी ही देर में 2 घोड़ों के साथ चढ़ाई चढ़ता हुआ आता दिखा। मेहनताना चाय वाले ने ही तय कर दिया था, 2 घोड़ों के 100 रुपए, यानी कि इस मेहनताने में वो जाएगा। चल पड़े वे, एक घोड़े पर शेखर, दूसरे पर रूप सिंह। महीप शेखर वाले घोड़े के साथ आगे आगे पैदल चल रहा था। पहले पहाड़ तक रास्ता ठीक ठाक था, मगर उससे उतरते ही धूप का उजला चंदो जहां तहां दरकने लगा था। धूप की सुनहरी पट्टियों के बीच छाया की स्याह पट्टियां, मानो धारीदार खालों वाला वह विशाल जानवर बैठकर पगुरा रहा हो। यानी कि वो ऐसा प्रतीत हो रहा था, जब धूप और छांव बार बार कहीं पर्वत पर पड़ रही थी, तो एक बहुत बड़ा जानवर हो जो कि बैठ करके जुगाली कर रहा हो। पता नहीं कौन किसका पैबंद था, उजाला अंधेरे का या अंधेरा उजाले का, यानी कौन किसको एक तरह से ढक रहा था। चढ़ाइयाँ और ढलाने, यानी कभी चढ़ाई कभी उतराई, ढलान, यही चल रही थी पहाड़ पर। तो बीच बीच में जहां तहां उगे छोटे छोटे घरौंदे, जैसे मशरूम सेंटर के कुकुरमुत्तों की फसल दूर तक छिटक गई हो। सामने के पहाड़ों पर बादलों के पंख लग गए थे, जो झरझर कर उनके अगल बगल उड़ रहे थे। नीचे घास, लताएं और पेड़ों की कहीं फीकी तो कहीं चटक हरियाली समेटे पहाड़, कहीं कच्चे कहीं पक्के। नीचे कोई नदी बह रही थी, शायद सुपिन। शाप की मारी अभागिन सुपिन घाटी से किसी अदृश्य नारी कंठ का कोई गीत उमड़ रहा था। पतला दर्दीला सुर, ऊंची नीची डांडियों माँ, हे कुहेड़ी ना लाग तू। ये लोकगीत जैसे कि वहां पर सुनाई दे रहा था, कोई गा रहा था। और उन घाटियों में ऐसा हरियाली समेटे एक सुंदर वातावरण वहां पर उदयमान था। एक नदी बह रही थी। ये सब दृश्य बहुत ही रम्य उनको लग रहे थे। वे पहाड़ के नीचे नदी के बगल के पथरीले रास्ते पर चले जा रहे थे। घोड़ों के खुरों से खटखट खरखर के अस्फुट ताल के ऊपर फैलता सा वह गीत जैसे कोई
रंग पसर रहा हो धीरे धीरे। यानी कि घोड़े जैसे जैसे चल रहे थे वो अपनी ध्वनि कर रहे थे। इसी बीच जब गीत बज रहा था तो ऐसा लग रहा था जैसे गीत के साथ में ये संगीत का एक प्रस्फुटन हो रहा हो, आनंद दे रहे हो। ऊंचे नीचे पाखा माँ, हे घसेरी ना जाए तो। गीत जैसे जीवन और मृत्यु, इस लोक और उस लोक से परे किसी अलग ही अमूर्त लोक से उड़ रहा था। ऊंची नीची पाखामा हे घसेरी, यानी कि ऊंची नीची जो ये घाटियां हैं इनमें हे घसेरी तू मत जा, वहां कुछ कोई जहरीला जानवर मिल सकता है। ऊंची नीची डांडिया माँ, हे हिलास ना बास तू। इसका मतलब क्या हुआ यार? शेखर ने पीछे मुड़कर रूप से सवाल किया। मतलब कोहरे से सवाल कर रही है कोई घास गढ़ने वाली पहाड़ी लड़की कि ए कोहरे, ऊंची नीची पहाड़ियों में तुम न लगा लगो जाकर। इस पर कोहरा घास वाली लड़की से कहता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में तू न जाया कर। इसी तरह वह हिलांस नाम के परिंदे को भी आगाह करता है कि ऊंची नीची पहाड़ियों में अपना बसेरा न बनाया करें। हिलास नाम का कोई परिंदा है, पक्षी है, उसको ये बातचीत हो रही है और कोहरा और पहाड़ी लड़की की आपस में बातचीत हो रही है इस गीत के माध्यम से। मगर तेरी आवाज भर्रा क्यों गई, बताते बताते शेखर ने पीछे मुड़कर ताका। यह एक दर्द की टेर है शेखर साहब। आपने वो गीत सुना होगा, बहुत पुराना गीत, छुप गया कोई रे दूर से पुकार के। दर्द अनोखे हाय दे गया प्यार के। शेखर ने गीत पूरा किया। हाँ वही, ये ठीक है कि मैंने कोई बसेरा नहीं बनाया यहाँ, उड़ गया, मगर बाबा और भूप दादा ने तो कुहासे का होना क्या मायने रखता है इन पहाड़ों में, इसे तो कोई पहाड़ी ही समझ सकता है। यानी कि पहाड़ों में क्या क्या समस्याएं होती हैं ये पहाड़ में रहने वाला व्यक्ति ही जान सकता है, बाकी लोगों की समझ में नहीं आएगा। रिश्ते तक धुंधला जाते हैं साहब, नेह के नाते तक नजर नहीं आते। नेह यानी कि प्रेम के नाते। पास में कोई अपना खड़ा है और उसे आप देख तक नहीं पाते, पहचान तक नहीं पाते। कोहरे के कारण, धुंध के कारण ये सब होता है। थोड़ी देर तक कोई कुछ न बोला सिवाय खुरों की आवाज़ों और गीत की धीमी पड़ती लय के, जिसकी हिल कोहरों में अग जग डूब उतरा रहा था। सारी ध्वनियां सो रही थी। यानी कि घोड़े अपनी टाप पर चल रहे थे और उसी ध्वनि में सब खोए हुए थे और कुछ नहीं सुनाई दे रहा था। कुछ देर बाद अचानक चलते चलते ठमक गया रूप। यहीं इसी जगह मैंने धकेला था भूप दादा को। धकेला था? क्यों? शेखर भी रुक गया। वो मैं भागा था वो मैं भाग गया था घर से देवकुंड। भूप दादा मुझे खोजते हुए आए और मैं पकड़ा गया। कहीं मैं फिर भागने जाऊं सो लौटते वक्त मेरी कलाई पकड़ रखी थी उन्होंने। उनसे छुटकारा पाने को मुझे कुछ न सूझा तो मैंने धक्का दे दिया उन्हें, यहाँ इसी जगह। वे संभल न सके, फिसल गए। मेरा हाथ उनके हाथ में था सो मैं भी खिंच गया। इस ढलान पर हम दोनों ही लुढ़कने लगे। नीचे एक पेड़ था, अब नहीं है। उसने जैसे थाम लिया हम दोनों को। पेड़ के इस तरफ भूप, उस तरफ मैं, झूलने लगे हम दोनों। बीच में थे हमारे हाथ। बहुत सख्त जान थे भूप दादा, बहुत मजबूत पकड़ थी उनकी, मगर वे ऊपर से जितनी सख्त जान थे अंदर से उतने ही नरम। उन्होंने समझाया कि वे यूं ही अपनी गफलत से फिसलते थे, खुद को कसूरवार भी समझ रहे थे, मगर उन्होंने मेरा हाथ छोड़ रखा होता तो शायद मैं गिरने से बच जाता। खैर जैसे तैसे हमें खींचकर ऊपर ले आए और हाथ छोड़ दिया। यानी कि रूप सिंह एक किस्सा बता रहे हैं जिसके अंदर वो दादाजी के साथ जा रहे थे। दादाजी उनको पकड़ लाए और अचानक से उन्होंने धक्का दे दिया बचने के लिए और एक पेड़ पर वो अटक गए, जैसे कि दोनों तरफ कोई रस्सी से कोई बंधा हुआ चीजें लटक जाती हैं। ज्यादा चोट तो नहीं लगी भूला? उन्होंने अनुतप्त भाव से पूछा, यानी कि बड़े प्रेम से, बहुत सहजता से। वे खींच भरी हंसी हंस रहे थे और मेरे बदन को परख रहे थे। पत्ते निचोड़कर उन्होंने मेरी और अपनी खरोंचों पर लगाया कि दाग अभी भी रह गए हैं। रूप ने बाहों की ओर इशारा किया। उन्होंने उस दिन से जो हाथ छोड़ा कि फिर नहीं पकड़ा, यानी कि चले गए दादाजी। लेकिन खास बात यह है कि पहाड़ों में बहुत सारी जड़ी बूटियां होती हैं जो दवाओं का काम करती हैं, उनसे ठीक हो जाता है। तो जो खरोंचों थी उन पर जड़ी बूटी के पत्ते निचोड़ करके लगा दिए, वो ठीक हो गई। महीप रुककर उन्हें देखता रहा, मगर उसने घोड़ों को हाँका नहीं। रूप ने खुद ही
एड़ लगाई, यानी कि एड़ी से उन्हें टहलाया घोड़ों को, तो चल पड़ा घोड़ा। बाप रे, ओ कैसे चढ़ी थी चढ़ाई, हमने उस दिन क्या बताएं, पूरे आधे घंटे लग गए हमें ऊपर आने में। अगर उस वक्त रॉक क्लाइंबिंग जानते होते तो इतनी मुश्किल न आती। बच्चे की तरह बोल उठा था शेखर। वो सारी ट्रेनिंग तो आपके पापा की मेहरबानी है, मैं आज जितनी ऊंचाई तक जा सका हूँ उस सब का। मगर उनसे मुलाकात तो इस वाक्य के साल भर बाद हुई।